हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द स्मार्ट नॉर में। दोस्तों, ये मैराथन क्लास कंप्यूटर अवेयरनेस की थी जो मैंने पहली क्लास इसमें ली, मैराथन क्लास की, जो कि 3 घंटे की होने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से पूरी नहीं हो पाई। ठीक है। और आपके साथ साथ मैं भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। बैंक के इंटरनल्स एग्जाम है, उसकी वजह से वीडियो थोड़ी लेट आ पाई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे। ये मैं एडिशनल करा रहा हूँ। जो मेरी सीरीज चल रही है कंप्यूटर अवेयरनेस की, डिटेल में सारे सिलेबस को डिटेल में समझने की, वो मैं बना ही रहा हूँ। उसमें भी सिलेबस पूरा होगा और इसमें भी होगा। ये जो सीरीज है, मैराथन क्लास है उन लोगों के लिए जो 40 मिनट 45 मिनट की मैंने बताई थी पहले, वो किन्हीं कारणों से रह गई थी, लेकिन अब उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी भी ये 3 घंटे की नहीं होगी, लेकिन आपका इसमें एक फायदा हो जाएगा। 3 घंटे की क्लास लगातार ना करने की वजह से आप बीच में स्टॉप करते, फिर उसको नेक्स्ट डे कंटिन्यू करते। बट आपके लिए फायदा हो कि आप 40 मिनट देखोगे और नेक्स्ट डे 40 मिनट और कंटिन्यू कर लोगे। तो ये आपके लिए भी फायदा है और मेरे लिए भी फायदा है। आपका सिलेबस वहां पर भी पूरा होना है डिटेल में, और यहाँ पर भी पूरा होना है। तो वो लोग जो रिवीजन करना चाहते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस का, एग्जाम से 3 4 दिन पहले, वो फटाफट इसको देख सकते हैं। ठीक है, इस क्लास को, क्योंकि उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा, इसमें टू द पॉइंट बताऊंगा। ठीक है। लेकिन दोनों का फायदा है, आपको दोनों वीडियो देखने का फायदा है। ठीक। तो आप वीडियोस में जाके, चैनल के लिंक में जाके, आप प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर अवेयरनेस की डिटेल वाली क्लास मिल जाएगी और मैराथन वाली क्लास भी मिल जाएगी। इसी के साथ ज़्यादा देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था वो मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं, हल्का हल्का। ठीक है। तो उस क्लास में हमने पहले पढ़ा था हिस्ट्री में बताया था कि क्या इसके जो फादर ऑफ कंप्यूटर के कौन है, किसने इन्वेंट किया था, और कौन सा सुपर फास्ट कंप्यूटर है, चाइना का सबसे वर्ल्ड का नंबर 1 फास्टेस्ट कंप्यूटर है। ये सारी चीज़ें हमने उस दिन पढ़ी थी। ठीक हो गया। उसके बाद हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ी थी। उसमें कौन सी जनरेशन में कौन सी डिवाइस यूज होती है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है। और उसका ड्यूरेशन, उसका पीरियड, कितने से कितने ईयर तक, कौन से सन तक, कौन से ईयर तक ये फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, फोर्थ, ये सारी हुई थी। ठीक है। कौन सी लैंग्वेज कौन से जनरेशन में यूज हुई, ये भी सारा इसमें से एक क्वेश्चन, एक नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। एग्जाम के लेवल पर डिपेंड करता है कि कौन से पार्ट से कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है। फिर आते हैं, हमने पढ़ा था कंप्यूटर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। 3 टाइप के कंप्यूटर होते हैं, बेस्ड ऑन कंप्यूटेशनल मेथड, साइज एंड कैपेसिटी एंड पर्पज। ठीक है। ये सारी डिटेल में हमने उस दिन पढ़ लिया था। आज नहीं पढ़ेंगे, फिर मैं रिकैप करा रहा हूँ। उसके बाद जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो पढ़ेंगे हम। उसके बाद हमने पढ़ा था कंप्यूटर हार्डवेयर के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उसमें क्या क्या होती हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। सारी चीज़ें हमने उस दिन पढ़ी थी। ठीक है दोस्तों। और हमने सीपीयू के बारे में पढ़ा था। सीपीयू के 2 पार्ट होते हैं, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। एएलयू में क्या काम होता है और इस कंट्रोल यूनिट में क्या काम होता है, सारा उस दिन हमने पढ़ाई करी थी। उस क्लास को आप रिपीट करके देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। कीबोर्ड के टाइप भी पढ़े थे हमने, फंक्शन कीज, उनके कौन कौन से कीबोर्ड होती हैं, कौन कौन सी की होती है, फंक्शन कीज, कैप्स लॉक, नम लॉक, मॉडिफायर्स कीज। एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है कि शिफ्ट अल्ट और कंट्रोल फंक्शन कीज किस टाइप की कीज कहलाती हैं, इनको फंक्शन कीज या मॉडिफायर्स कीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो ये आ सकता है। सीपीयू से क्वेश्चन बहुत आते हैं, सीपीयू से जरूर आएंगे। और लास्ट में जो मैं बताऊंगा ना, उसमें से क्वेश्चन बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ के आना, उसमें से क्वेश्चन 100% आएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है। तो इस सीरीज के लास्ट तक देखना। रिवीजन के मतलब एग्जाम के 2 3 दिन पहले देखेंगे तो आपका 10 से 15 नंबर का तो यहीं रेडी हो जाएगा, इसी मैराथन क्लास से रेडी हो जाएगा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ दोस्तों। ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है। सारी इनपुट डिवाइसेस मैंने उस दिन बताया था। आप देखेंगे एक बार इस वीडियो को, अगर इसमें भी आपको आपको थोड़ा शॉर्ट में लगे तो आप डिटेल वाली सीरीज देख लेना। फिर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी पढ़ा था हमने उस दिन। ठीक है। कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने उस दिन देखी थी। प्रिंटर आउटपुट, ये सारा कुछ देखा था उस दिन। ठीक है। मैराथन की पहली क्लास में सारा कुछ देखा था हमने। और टाइप्स ऑफ ओएस हमने भी पढ़ा था उस दिन, इतना तक हो गया था। ठीक। अब होना था हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, ये होना था हमारा, यहाँ पे क्लास छूट गई थी किसी कारण से। अब इसको उसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज दोस्तों होती क्या है। ठीक। जैसे हमारी लैंग्वेज है इंग्लिश, हम यूज करते हैं इंग्लिश, और इंग्लिश यूज करते हैं, हिंदी यूज करते हैं। अदर लैंग्वेज रीजनल पंजाबी,
कुछ भी यूज करते हैं वो हमारी लैंग्वेज होती है। ठीक है, ठीक। हम जो भाषा बोलते हैं वो हमारी लैंग्वेज है। ठीक है, जो भाषा हमारी बॉडी समझती है वो हमारी बॉडी की लैंग्वेज होती है। मैं हाथ का कैसे यूज कर रहा हूँ ये हमारी बॉडी लैंग्वेज है। मैं आपसे जिस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये हमारी कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है। तो वैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। एक मशीन की लैंग्वेज होती है, मशीन के हार्डवेयर को ऑपरेट करने की लैंग्वेज होती है। जैसे कि हमारी बॉडी को, मेरा हाथ मूवमेंट हो रहा है तो ये हमारा हार्डवेयर है समझो। इसको यूज करने के लिए मैं गेस्टर्स का यूज कर रहा हूँ, माइंड से मेरे को सिग्नल आ रहा है, मैं हाथ से यूज कर रहा हूँ, तो इसके अलग लैंग्वेज है। और मैं मुंह से जो बोल रहा हूँ, भाषा बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, ये हमारी कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है। ऐसे ही कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। मशीन जिस लैंग्वेज को समझता है, ठीक है, उसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। और हमारा जो सॉफ्टवेयर जिस लैंग्वेज को समझता है उसको कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं, जिसमें हमारी प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, जिसमें हमारी प्रोग्रामिंग होती है उसको कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर की लैंग्वेज समझते हैं, यानी कि हार्डवेयर की लैंग्वेज समझते हैं क्या होती है। सबसे पहली लैंग्वेज है लो लैंग्वेज। तीन टाइप की लैंग्वेज होती है इसमें। ठीक है, लो लैंग्वेज क्योंकि बहुत ही बेसिक, ठीक है, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज होती है। इसमें ज़्यादा चीज़ें, मतलब ज़्यादा कोडेड वगैरह की यूज़ नहीं होता है। तो इसमें हम इतना समझते हैं, एग्जाम में तो नहीं आएगा कि लो लैंग्वेज क्या होती है, लेकिन जस्ट नॉलेज के लिए मैं बताता हूँ। दीज आर कोडेड इन फॉर्म विच इज इजी टू अंडरस्टैंड बाई द प्रोसेसर। मतलब प्रोसेसर को समझने में बहुत ईजी होती है, इसमें ज़्यादा कोडिंग की जरूरत नहीं होती है। बट आप बस इतना समझ लीजिए कि लो लैंग्वेज होती है। ये यही चीज़ मैंने उस सीरीज में डिटेल में बताई है, लो लैंग्वेज क्या होती है उसमें भी देख सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको वन लाइनर में बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे बता दे रहा हूँ कि these are coded in form of which is easy to understand by the processor। प्रोसेसर इसको इजी से समझ सकता है। फिर आता है मशीन लैंग्वेज। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ लो लैंग्वेज। दीज कैन बी डेवलप इन बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? क्वेश्चन आ सकता है कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करिए, या बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करके वो दे रखा होगा और ऑप्शन उसमें से पूछा होगी कि इसमें से ऑप्शन में से दे रखा होगी बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, फिर उसमें ऑप्शन दे दिया होगा तो उसको कन्वर्ट करना हम आगे सीखेंगे। ठीक है, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है। ये बाइनरी लैंग्वेज को समझती है। बाइनरी लैंग्वेज होती क्या है? 0 and 1, 0 1 की फॉर्म में ये जो लैंग्वेज होती है उसको हम कोडेड लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। तो बाइनरी लैंग्वेज मैंने अपना नाम जो भी नेम टाइप किया कंप्यूटर में कीबोर्ड के थ्रू, तो वो क्या होता है, वो इंग्लिश में टाइप करते हैं, लेकिन कंप्यूटर वो नहीं समझता। कंप्यूटर में 0 1 ही जाता है। हम लोग यहाँ टाइप करते हैं, कुछ भी टाइप करें वहाँ 0 1 ही जाता है, कंप्यूटर 0 1 को ही समझता है। फिर आता है असेंबली लैंग्वेज। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ लो लैंग्वेज एंड यूजिंग द ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सीपीयू इट इज रिटन एज, ठीक है, मूव। अब इसमें क्या होता है, मूव ए लिखा ना, इसका मतलब है ये कोडेड है। इसको बोलते हैं न्यूमेनिक, निमोनिक लैंग्वेज। निमोनिक यूज होते हैं उनको शॉर्टकट में, जैसे कि मैंने डिलीट किया, डिलीट मैंने टाइप किया, तो इसमें जो जब कोडिंग होती है तो उसमें DEL, ठीक है, ये डिलीट के लिए वहाँ टाइप होता है। और जैसे उसके एग्जाम्पल छोड़ दीजिए आप, जैसे कि उत्तर प्रदेश टाइप करते हैं, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का न्यूमेरिक कोड क्या है? यूपी। तो ये असेंबली लैंग्वेज ऐसे समझती है, शॉर्टकट में समझती है। उत्तर प्रदेश को हमने यूपी समझ लिया, उत्तराखंड को यूपी समझ लिया, MP को यानी कि मध्य प्रदेश को MP समझ लिया, तो यही न्यूमेरिक लैंग्वेज होती है। ठीक है, जैसे कि आप मूव को MOVE, मूव को लिखा है MOV। ठीक है, इसका मतलब ए को मूव करना है, ये इसका लैंग्वेज का कोड है। फिर आया हाई लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब आ जाती है ये हमारी सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज हो गई, सॉफ्टवेयर की। ठीक है, यानी कि पहले हमने पढ़ा था कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज, फिर पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं ये हाई लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो लो लेवल मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, तीन लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हमारी मशीन यानी कि हार्डवेयर ऑपरेट होता है। उसके बाद और इनको ऑपरेट करने के लिए ट्रांसलेटर का जरूरत पड़ती है, ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। ट्रांसलेटर क्या होते हैं? जो हमारी रीडेबल लैंग्वेज को, रीडेबल फॉर्म लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटर। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, जब ट्रांसलेटर का आएगा टॉपिक तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे। वो भी 2 3 टाइप के होते हैं, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो हाई लेवल लैंग्वेज में आ जाते हैं, ये होती है कैन राइट कोड इन सिंपली easy language, it is user friendly,
जैसे कि सी और जावा, सी प्लस प्लस, ये सारी लैंग्वेज होती है हाई लेवल लैंग्वेज। सी लैंग्वेज बहुत एक लैंग्वेज समझते हैं, इट इज मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑल्सो नोन एज प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज इसको क्यों बोलते हैं? प्रोसीजरल लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल और यूजर फ्रेंडली होती है। इसमें ऑब्जेक्ट कोड यूज होते हैं, ये टेक्निकल वर्ड है, ऑब्जेक्ट कोड यूज होते हैं। ऑब्जेक्ट कोड हम किसे बोलते हैं? सिंपली जैसे हमने ए टाइप के एक सेंटेंस लिख दिया, वर्ड लिख दिया, उसको हम ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, एक टर्म बीच में आएगा सोर्स कोड। सोर्स कोड उसे बोलते हैं जिस लैंग्वेज में हम मशीन समझती है, उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड को सोर्स कोड में कन्वर्ट करना हाई लेवल लैंग्वेज का ही काम है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट, जो भी जिस लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट कोड का यूज होता है उसको प्रोसीजरल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसका बाद सी प्लस प्लस इज हाई लेवल लैंग्वेज दैट यूजेस द उप्स कॉन्सेप्ट। उप्स कॉन्टेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसके बेसिकली 3 से 4 इसके कॉन्सेप्ट होते हैं। उसमें बहुत सारा जो टेक्निकल लैंग्वेज यूज होगी, जब डिटेल में आगे आएगी मैं आपको बताऊंगा वो क्या होते हैं। बस आप इतना समझ लीजिए कि सी प्लस प्लस में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि उप्स के कॉन्सेप्ट ये नहीं पूछेंगे क्या होता है, उप्स की फुल फॉर्म आएगी और उप्स के कॉन्सेप्ट कौन से लेवल में, मतलब कौन सी लैंग्वेज में यूज होते हैं। तो आपका आंसर होगा सी प्लस प्लस। और क्वेश्चन आएगा कि प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन सी होती है, तो वहां पर भी यूज आपका जो एग्जाम्पल आंसर होगा सी लैंग्वेज। ठीक है, फिर आएगा फोर्ट्रान। इट इज ए नोन एज फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इट इज यूज फॉर साइंटिफिक एप्लीकेशन। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज में दूसरी आती है हमारी फोर्ट्रान। फोर्ट्रान क्या होती है? ये साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज होती है। ठीक है, तो साइंटिफिक रिसर्च में फोर्ट्रान लैंग्वेज का यूज होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि साइंटिफिक साइंटिफिक एप्लीकेशंस और साइंटिफिक रिसर्च में कौन सी लैंग्वेज का यूज होता है, तो वो होती है फोर्ट्रान। क्वेश्चन आएगा कि हम अपने सॉफ्टवेयर डेवलपिंग के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हैं सबसे ज़्यादा, तो वो आप कहेंगे जावा। जावा और सी हैश वगैरह वगैरह जो हम आगे पढ़ेंगे। फिर आता है कोबोल। कोबोल होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसकी भी फुल फॉर्म आ सकती है अगर लेवल एग्जाम का अच्छा हुआ, तो मतलब हल्का हुआ तो। यूज फॉर रिकॉर्ड कीपिंग एंड डेटा मैनेजमेंट इन बिजनेस ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी हम हमारा जो डेटा होता है, डीबीएमएस आगे हम पढ़ेंगे, डेटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, उसमें जब प्रोग्राम को, कोई भी प्रोग्राम को डेटा जो हम मार्कशीट बनाते हैं, ठीक है, हम ऑनलाइन जब फॉर्म भरते हैं उसके पीछे बहुत सारे फॉर्म जुड़े होते हैं, आपने देखा होगा। इसके बाद फॉर्म जुड़ के आते ओपन होते हैं और वेबसाइट खोलते न्यू न्यू पेज ओपन होते जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, पेज हम एक दूसरे से इंटरलिंक, एक लिंक हाइपर लिंक आप जानते होंगे, जिस लिंक पे आप क्लिक करते हैं तो वेबसाइट ओपन हो जाती है, उसको हाइपर लिंक बोलते हैं। उस हाइपर लिंक से कितने पेज जुड़े हैं वो कौन डिसाइड करता है? ये बेसिक लैंग्वेज। तो मतलब उससे जो पेज जुड़ते हैं और ओपन होते जाते हैं, लिंक बाय लिंक पेपर पेज जुड़ते जाते हैं, वो किसके थ्रू होते हैं? तो वो लैंग्वेज के थ्रू होते हैं। फिर आया बेसिक। बेसिक भी एक लैंग्वेज होती है, इसकी फुल फॉर्म बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। फर्स्ट लैंग्वेज डिजाइन फॉर नॉन प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स, जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज यूज होती है, मतलब ये फर्स्ट लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, प्रोग्रामिंग के लिए फर्स्ट लैंग्वेज पहले यूज हुआ करती थी, अब ये यूज नहीं होती है, इसको बोलते हैं बेसिक। बेसिक इसलिए इसका नाम ही बेसिक है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि पहली लैंग्वेज कौन सी है जो कि नॉन प्रोफेशनल प्रोग्रामर के थ्रू यूज हुई थी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन प्रोसीजर लैंग्वेज या उसका कॉन्सेप्ट किस लैंग्वेज में यूज होता है, इसमें से 100% क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये टू द पॉइंट क्वेश्चन है, टू द पॉइंट है बिल्कुल। आपको बस मैं इसको डिटेल में इलेबरेट कर दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। अगर आप वन लाइनर ऐसे पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा, मैं आपको थोड़ा सा समझा के बता रहा हूँ तो आपको दिमाग में तुरंत फिट हो जाएगा। फिर आता है पास्कल। इट इज डेवलप्ड एज टीचिंग टूल फॉर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, मतलब एक प्लेटफॉर्म है, टूल्स है ये। जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं उसमें एक टूल की तरह यूज करते हैं पास्कल लैंग्वेज को। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म की तरह ही काम करता है ये, तो हम पास्कल बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कौन सी लैंग्वेज टीचिंग टूल की तरह यूज होती है, विच लैंग्वेज इज यूज एज ए टीचिंग टूल फॉर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। बस आपका आंसर होगा पास्कल, यानी कि रास्कल। ठीक है, फिर आया सिमोला। सिमोला वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
ठीक है। ये जावा पाइथन तो बहुत बाद में आए, सबसे पहली लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि उप्स का जिसमें कॉन्सेप्ट यूज हुआ था वो है सिमुला। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना आ सकता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? जावा होगी, पाइथन हो गया, सी प्लस हो गया, विजुअल बेसिक हो गया, डॉट नेट हो गई, रूबी हो गई। सारी लैंग्वेज हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हैं। आर द मोस्ट पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। द जावा programming language is designed especially for use in distributed applications on corporate networks and internet। मतलब जितने भी प्रोग्रामिंग हम करते हैं, सॉफ्टवेयर की डेवलपिंग करते हैं, उन सब में इन सारी लैंग्वेज का यूज होता है। डॉट नेट का, रूबी का, विजुअल बेसिक का मैंने यूज बताई दिया कि फॉर्म्स एक पेज बाई पेज कनेक्ट करने के लिए, सी प्लस प्लस, पाइथन, इन सबका यूज होता है। ठीक है, ये प्रोग्रामर पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी लैंग्वेज में एक्सपर्ट है। रूबी इज यूज इन मैनी वेब एप्लीकेशंस। मतलब जितने भी वेब एप्लीकेशंस यूज होते हैं जो ऑन रन टाइम, मतलब ऑनलाइन रनिंग होती हैं, ऑनलाइन चलती हैं, उनको यूज रूबी के थ्रू ही उनको प्रोग्राम किया जाता है। फिर आता है कर्ल, स्मॉल टॉक, डेल्फी एंड एफी आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो, सबने पढ़ी होगी जावा, सी प्लस सबने पढ़ी होगी, कर्ल नहीं पढ़ी है, स्मॉल टॉक नहीं पढ़ी है, डेल्फी नहीं पढ़ी है, सी फैल नहीं पढ़ी है, तो ये सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं दोस्तों। यहीं से, ये डिटेल में किसी ने पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा भी होगा तो याद नहीं रहेगा। मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के टाइप है। इसका काम क्या है? कन्वर्ट प्रोग्राम इनटू अ मशीन लैंग्वेज तो ट्रांसलेटर डू दिस वर्क। मैंने जैसे पहले ही बताया था, आपके लैंग्वेज को, यानी कि आप जो जिस रीडेबल फॉर्म में आप लैंग्वेज टाइप करते हैं तो कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, और किसका यूज करके? ट्रांसलेटर का यूज करके। फिर आता है लोडर। क्या होता है लोडर? इट लोड्स द कोड विच इज ट्रांसलेटेड बाय ट्रांसलेटर इनटू द मेन मेमोरी एंड मेक्स इट रेडी टू एग्जीक्यूट। अभी मैंने पढ़ा था कि ट्रांसलेटर क्या होते हैं। ट्रांसलेटर मैंने बताया था ना कि आपके रीडेबल फॉर्म को आप जो समझ सकते हैं वो मशीन नहीं समझ सकती है। उसी मशीन के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में मतलब फॉर्मेट में समझाने के लिए ट्रांसलेटर का यूज होता है। लेकिन इसको जो कोड कोड है उसको मेन मेमोरी में, कंप्यूटर की मेन मेमोरी में फिट करने के लिए जिस लोडर की जरूरत पड़ती है, यानी जिस टूल की जरूरत पड़ती है, उसे लोडर कहते हैं। इसके बाद ही ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। फिर है लिंकर। लोडर, लिंकर, इंटरप्रेटर, ये सारे आ रहे हैं बारी बारी, वन बाई वन। हम जो टाइप करते हैं कीबोर्ड में सिंपली टाइप कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी प्रोसेस होती है वो सारी आज देख रहे होंगे। लोडर की जरूरत पड़ती है, लिंकर की जरूरत पड़ती है, इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है, कंपाइलर की जरूरत पड़ती है, असेंबलर की जरूरत पड़ती है, तब जाके आपके सामने मशीन में आउटपुट आता है। ये इतना सारी चीज प्रोसेस बैकग्राउंड में चलती है। लिंकर इज यूज टू कंपाइल ऑल द ऑब्जेक्ट फाइल्स एंड कन्वर्ट देम इनटू अ फाइनल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। सबसे पहले आपका क्या होता है? आपने टाइप किया, ठीक है, कुछ भी नाम टाइप किया, सेंटेंस टाइप किया, वो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में जाता है। वो करता कौन है? पहले ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करेगा, उसका लोडर उसको लोड करेगा, लिंकर उसको लिंक करेगा फाइनली एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, ये तीन टाइप के होते हैं ट्रांसलेटर। ठीक है, लोडर अलग हो गया, लिंकर अलग हो गया, इन दोनों से कंफ्यूज नहीं होना। लिंकर फाइनली एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम को, ठीक है, ऑब्जेक्ट फाइल को कन्वर्ट करता है फाइनल फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल में, प्रोग्राम में। फिर उसका आता है, उससे पहले इंटरप्रेटर और कंपाइलर का काम होता है। इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज के लिए, जो ट्रांसलेटर का यूज होता है हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए, जिस ट्रांसलेटर का यूज होता है उसे बोलते हैं इंटरप्रेटर। इट इज वेरी स्लो बिकॉज इट कन्वर्ट प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। मैंने एक टाइप लाइन की, माय नेम इज हरिहरन सिंह राणा, मैंने ये लाइन टाइप कर दी, ये कंप्यूटर में गई, ठीक है, और कंप्यूटर इसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, ये लाइन बाय लाइन को कन्वर्ट करता है। लेकिन compiler it also translate the program from high level language to machine language. It is very fast because it converts the whole program into machine language। ठीक है, मेरा इंटरप्रेटर क्या करता है? मैंने एक लाइन टाइप करी, पूरा पैराग्राफ टाइप कर दिया, उसको कन्वर्ट करने में ये लाइन बाय लाइन टाइम लगाता है, क्योंकि ये स्लो होता है, क्योंकि एक लाइन को एक बार में कन्वर्ट कर पाता है। कंपाइलर क्या होता है? पूरा पेज
कंप्लीट जो टेक्स्ट होगा उसको पूरे को कन्वर्ट कर देगा एक बार में, सिंगल टाइम में, इसलिए इसकी स्पीड ज़्यादा तेज होती है उससे। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा कंपाइलर। अंतर क्या है, दोनों का काम एक ही है, लेकिन अंतर क्या है, स्पीड का। स्पीड क्यों का अंतर, मतलब स्पीड का क्यों डिफरेंस है, क्योंकि ये एक बार में पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, वो सिर्फ एक लाइन को कन्वर्ट करता है, तो दोनों में डिफरेंस है। फिर आया, जब इन दोनों का काम हो चुका है, ये यही सारा काम कर दे तो तीसरी की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी सोचने वाली बात है। तीसरे की जरूरत क्यों पड़ी, तो वो तीसरे की जरूरत इसलिए पड़ी कि वो असेंबलर इट इज यूज फॉर कन्वर्टिंग द कोड ऑफ लो लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो कि सीपीयू की लैंग्वेज होती है, उसके कोड, निमोनिक कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारा असेंबलर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को ही टाइप करता, असेंबली लैंग्वेज को ही मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बोलते हैं इसको। दोस्तों, आपका जो प्रोग्रामिंग का, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इंटरप्रेटर का भी, जो ट्रांसलेटर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। कोई डाउट हो तो मैसेज कर देना, मतलब कमेंट कर देना। ठीक? और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं ये नहीं बोलूँगा सब्सक्राइब करो, मैं ये भी नहीं बोलूँगा चैनल को या वीडियोज़ को लाइक करो, लेकिन दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप खुद ही सब्सक्राइब करोगे, ये मैं बोलूँगा ही नहीं आपसे कि सब्सक्राइब करो या फिर लाइक करो। अच्छी लगेगी आपको, उस काम की होगी, आपके काम की होगी तो आप जरूर कर देंगे, और जब काम की लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना दोस्तों, ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा हो जाए। ठीक है, जिसने भी अभी तक अब ज्वाइन किया है क्लास को, तो वो पहली क्लास देखें, उसके बाद ही उस क्लास को कंटिन्यू करें। अब आइए बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट की। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट आप देख सकते हैं, इसकी जो यूनिट होती है, सबसे स्मॉल यूनिट 8 बिट, उसको हम 1 बाइट में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि 1 बाइट में 1 बिट बराबर 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। ठीक है, ऐसे देखते जाएंगे। 1024 बाइट बराबर 1 KB हो गया, 1024 KB बराबर 1 MB हो गया, 1024 MB बराबर 1 GB हो गया, 1024 TB बराबर 1 TB हो गया, 1024 TB बराबर TB हो गया, पेटाबाइट। ठीक है, और 1024 TB यानी पेटाबाइट बराबर 1 EB एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट यानी कि XB बराबर 1 डेटाबाइट। लास्ट में होता है 1200 टू 1024 डेटा बाइट बराबर 1 योटाबाइट। आज तक आपने देखा होगा, टीवी तक ही देखा होगा, कितना कितना मेमोरी का साइज होता है, लेकिन यहाँ पर 1024 योटाबाइट भी होता है। ठीक है दोस्तों, अब मेमोरी मैंने बहुत डिटेल में उस सीरीज में मैंने बताया, बहुत डिटेल में बताया, यहाँ पर डिटेल में नहीं समझेंगे, टू द पॉइंट समझेंगे। ठीक है, ये आपका का डिजाइन है। ठीक है, 2 टाइप की मेमोरी होती है। पहली बात, सबसे पहले नीचे से समझते हैं, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जो कंप्यूटर ऑफ, यानी कंप्यूटर ऑन होने तक स्टोर रहती है कंप्यूटर में, जैसे कंप्यूटर ऑफ हुआ, लाइट चलेगी या बंद कर दिया, वो इरेज हो जाती है, इसलिए उसको वोलेटाइल बोलते हैं। और जो नॉन वोलेटाइल होती है, चाहे कंप्यूटर बंद बंद कर दो, डाउन कर दो, लाइट चली जाए, वो इरेज नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वो इरेज नहीं होगी, उसे बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। तो इसका, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, इसमें क्या क्या होती है मेमोरी। सबसे पहली होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के भी टाइप होते हैं, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी। ठीक है, वैसे तो प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी ही बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम उसका टाइप समझ ले रहे हैं। इसको यहाँ पर क्यों कैटेगराइज किया है मेन मेमोरी को नॉन वोलेटाइल में, क्योंकि जो रोम होती है, रोम कंप्यूटर में, मोबाइल में रोम पड़ी होती है, वो नॉन वोलेटाइल होती है, सेकेंडरी मेमोरी नहीं कहलाती है, लेकिन जो होता है उसकी स्टोरेज प्राइमरी मेमोरी से ज़्यादा होती है, मतलब वो लॉन्ग टाइम के लिए स्टेबल रहती है, इसलिए वो सेकेंडरी मेमोरी यानी कि मेमोरी की नॉन वोलेटाइल कैटेगरी में गई है वो। कैश मेमोरी इरेज हो जाती है, सीपीयू, ये CUP नहीं, CPU है। ठीक है, सीपीयू रजिस्टर, कैश मेमोरी सीपीयू रजिस्टर हो गया। सीपीयू की जो मेमोरी है, सीपीयू के इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने के लिए जिस मेमोरी की जरूरत पड़ती है, उसको रजिस्टर बोलते हैं। हमारे सीपीयू यानी कि प्रोसेसर में जो इंस्ट्रक्शन गया, कोड गया, वो कुछ देर के लिए स्टोर करने के लिए छोटी सी मेमोरी का यूज होता है, सीपीयू के अंदर रजिस्टर
इनबिल्ट होती है, उसे बोलते हैं रजिस्टर। फिर है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके भी टाइप होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक, यानी कि स्टैटिक और डायनामिक दोनों, तो रैम होती दोनों इरेज हो जाती है, लेकिन दोनों का जो अंतर क्या है, इसमें फ्लिप फ्लॉप का यूज होता है और इसमें कैपेसिटर का यूज होता है। ठीक है, तो आगे डिटेल में उस सीरीज में मैंने बताया है, इसमें सिर्फ टू द पॉइंट आपके जैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैराथन, इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा जल्दी कंप्लीट हो जाता है और टू द पॉइंट बात होती है। स्टैटिक रैम, फ्लिप फ्लॉप्स, वी रैम, डायनेमिक रैम, कैपेसिटर। ठीक है, फिर आता है सेकेंडरी ऑक्सिलरी मेमोरी। मेन मेमोरी में आते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी, पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। फिर आता है डबल ई पी रोम, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इनको क्या होता है, इरेजेबल यानी कि एक बार में इरेज हो जाएगी। ई देखो सिंगल ई, मतलब इसका एक लॉजिक बता देता हूँ, सिंगल ई है तो एक बार इरेज होगी सिर्फ, और एक ही बार राइट हो जाएगी। ठीक है, पूरे लाइफ टाइम में। और डबल ई लिखा है तो यानी कि मल्टीपल टाइम में इरेज होके इलेक्ट्रोनिकली इरेज होती है, और फिर उस बार हम राइट कर सकते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव। सेकेंडरी मेमोरी के टाइप होते हैं मेमोरी मैग्नेटिक टाइप, यानी कि डीवीडी वगैरह, इसमें मैग्नेटिक टेप का यूज होता है, इसमें सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। ये दोस्तों, ये अगर आपने फिगर से समझ लिया तो आपके एक दो नंबर के क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाएंगे आपको, यहीं से, इसी चार्ट से। ठीक है, फिर मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप में यानी कि जो डीवीडी सीडीआर जो आते थे पहले, अब इसका यूज नहीं है, ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन में आने में क्या क्वेश्चन आ सकता है, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क हमारी होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव अभी भी यूज होती है कंप्यूटर में, और फ्लॉपी डिस्क एफडीडी, इसका यूज नहीं होता, ये भी ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक डिस्क है। फिर आता है ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है दोस्तों, ऑप्टिकल डिस्क इनका यूज होता है सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, डीवीडी। ठीक है, बीआरडी और एचडी, ये इनकी कोडिंग है। ठीक है, उसके हिसाब से यूज होते हैं, ब्लू रे डिस्क। ठीक है, ये सब इनकी कोडिंग है, इनका कैपेसिटी इनकी लिखी हुई है। सीडी में 700 MB तक ही डेटा स्टोर हो सकता है, डीवीडी में 4.7 GB, बीआरडी में ब्लू रे डिस्क में 25 से 50 GB तक स्टोर हो सकता है, एचवीडी में 3 से 5 GB तक डेटा स्टोर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, उस सीरीज में मैंने इस डिवाइस को क्यों बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क, ये सारी चीज़ बताई है, साइज का साइज भी बताया है, तो उसमें डिटेल में समझना तो वहाँ पर समझ लेना। फिर आता है फ्लैश मेमोरी, डायरेक्ट एक्सेस बोलते हैं इसको, फ्लैश मेमोरी। मेमोरी कार्ड अटैच किया आपने, वो यूजेबल, पेन ड्राइव डायरेक्ट अटैच किया, वो यूजेबल। ठीक है, जितनी बार इसको रीड करो, जितनी बार इसको फॉर्मेट करो, वो सारा कुछ फ्लैश मेमोरी कहलाता है, फ्लैश रहती है उसमें। अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैंने फिर भी ये चीज़ें आपको, जो चीज़ें मैंने समझाई वो इस चीज़ें इसमें लिखी हुई है, फिर भी मैं थोड़ा सा इलेबरेट कर देता हूँ। ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड निबल। ये क्वेश्चन आ सकता है कि निबल में कितनी बाइट, कितनी बिट होती है। ठीक है, तो कितनी होती है, 4 बिट। वहाँ पे हमने देखा था 8 बिट में 1 बाइट होता है, तो 4 बिट में, यानी कि उससे छोटी भी, उससे छोटी इकाई है, 8 बिट में 1 बाइट, तो 4 बिट में उसका हाफ बाइट होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बन सकता है। अब बाइट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्टेट, यानी कि 8 बिट होते हैं उसमें, तो 8 बिट है तो ऑक्टेट हो गया, ऑक्टल। ठीक है, हेक्सल 6, ठीक, बाइनरी 2, तो यही ऑक्टेल हो गया, ऑक्टेट। इसको 1 बाइट को ऑक्टेट भी बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। प्राइमरी मेमोरी आपने पढ़ ही लिया, कैश मेमोरी मैं बता देता हूँ, प्राइमरी मेमोरी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे प्राइमरी मेमोरी किसे बोलते हैं। ठीक है, अब आया कैश मेमोरी। कैश मेमोरी दोस्तों, इज सिमिलर फास्टर memory which stores copies of the data from frequently used from main memory location. CPU cache is a hardware cache used by central processing unit of a computer to reduce the average time to access data from the main memory. ये चीज आपको समझ में नहीं, मैं समझा देता हूँ। आपने गूगल में टाइप किया, कुछ भी टाइप किया सर्च, ठीक है, कुछ भी टॉपिक सर्च किया, कंप्यूटर मेमोरी सर्च किया, आपने एक बार टाइप कर दिया, फिर आप उसको दोबारा से गूगल खोलेंगे, उसको बंद करके दोबारा से ओपन करेंगे, फिर से सर्च करेंगे कंप्यूटर मेमोरी, आपको पहले लिस्ट में आ जाएगा कंप्यूटर मेमोरी।
लिख के, तो वो किसमें स्टोर होता है, उसी को बोलते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी में वो स्टोर हो गया, जब भी आप सर्च करेंगे वो स्टोर हो गया। कुकीज़, आप पता ना ऑप्शन की कुकीज़, आपकी कुकीज़ सेव हो रही हैं, वो यही सब होता है। कुकीज़ जो पढ़ेंगे हम। सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट होती है, आपको पता ही है, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। रीड ओनली मेमोरी आपको पता ही है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल होती है, आपको पता ही है। एंड कंटेंट्स आर रिटेन इवन आफ्टर द पावर इज स्विच्ड ऑफ, इट इट ओनली अलाउज रीडिंग। क्वेश्चन ये आ सकता है दोस्तों कि प्राइमरी मेमोरी का कौन सा टाइप होता है जो कंप्यूटर स्विच ऑफ होने के बाद भी डेटा नहीं इरेज होता है, तो वो क्या होता है, पी रोम, यानी कि रोम। ठीक है, पी रोम मैंने बताया प्रोग्राम है रीड ओनली मेमोरी इज ए मेमोरी चिप ऑन विच डेटा कैन बी रिटन ओनली वंस, एक बार में डेटा राइट हो सकता है लेकिन इरेज नहीं हो सकता है। यह है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें दिक्कत कर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की यही होती है, क्वालिटी होती है प्रोग्राम में रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी यानी कि राइट नॉट राइट, रीड ओनली, एक बार में लाइफ टाइम में एक बार में रीड राइट होती बस। PROM इज मैन्युफैक्चर्ड एज ब्लैंक मेमोरी, मतलब ब्लैंक मेमोरी मतलब प्रोग्राम होती है लेकिन उसके बाद में हम राइट करते हैं। फिर एज रोम इज प्रोग्राम ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। टू राइट डेटा ऑन टू PROM chip you need to special device called a PROM programmer और PROM burner। उसको रन करने के लिए एक बर्नर आता है, सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है, उसके थ्रू इसको रन किया जाता है। EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक बार में ये कैन बी इरेज बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रावाइट लाइट, अल्ट्रावाइट लाइट के थ्रू। ठीक है, ये इरेज हो सकती है एक बार। ठीक है, ये है अल्ट्रावाइट के थ्रू ही, अल्ट्रावाइट लाइट के थ्रू इरेज होती है, और ये होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। Special type of PROM that can be erased by exposing it to an electrical charge। क्वालिटी ये है कि ये बार बार इरेज भी हो सकती है, बार बार राइट भी। रैम हमने पढ़ ही लिया, दो टाइप होते हैं, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। वॉलेटाइल होती है, मैंने बता दिया। स्टैटिक रैम क्यों होती है, रिमेन डेटा एज लॉन्ग एज पावर इज provided to the memory chip and need not to be replaced periodically। It is often used as CPU cache memory, SRAM stand for static random access memory। मतलब जब भी हम कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं तो हमारी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसकी डायनामिक मेमोरी है वो रिफ्रेश हो जाती है, लेकिन स्टैटिक रैम रिफ्रेश इसकी जरूरत नहीं पड़ती बार बार रिफ्रेश करने की। फिर आते हैं वर्चुअल मेमोरी इज मेमोरी ऑन द हार्ड डिस्क दैट द सीपीयू यूजेस एज एन एक्सटेंडेड रैम। मतलब मेरे मोबाइल का एग्जाम्पल समझाता हूँ। मोबाइल में 4 GB रैम है, मैंने इतनी एप्लीकेशन यूज कर दी कि वो 5 GB का स्पेस ले रही है, तो बाकी का स्पेस जब रैम 4 GB की है तो बाकी का स्पेस कैसे ही मिलेगा, क्योंकि ये हायर करेगी हार्ड डिस्क से। ठीक है, जितनी देर के लिए हायर करेगी, जितनी मेमोरी, जितनी भी अमाउंट ऑफ मेमोरी, जितनी भी हार्ड डिस्क से स्टोर करेगी, हायर करेगी यानी रेंट पे लेगी, उसको बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। ठीक है दोस्तों, सीपीयू मैंने आगे बता ही दिया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कैश मेमोरी और मेन मेमोरी। ठीक है, रैम, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इस तरह से प्रोसेस होता है। हमने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है वो कैश मेमोरी में जाता है, फिर प्राइमरी में जाता है, फिर हार्ड डिस्क से वो रिट्रीव करता है। मैंने कोई फाइल कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सेव कर रखा है डी ड्राइव में, मैंने उसको ओपन किया, ओपन करने के लिए क्या प्रोसेस होती है, बीच में इतनी सारी प्रोसेस हो जाती हैं। ठीक है, कंट्रोल प्रोसेसर के थ्रू मैंने कमांड दिया, मैंने डी ड्राइव में गया, डी ड्राइव से मैंने फाइल उठाई, वो फिर सीपीयू में जाती है, ये प्रोसेस रन होते रहता है। तो ये सारे उसका प्रोसेस है दोस्तों। ठीक है, तो एक्सेस टाइम स्टोरेज, ये भी टाइप होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्सेस, मतलब जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, एक्सेस टाइम, स्टोरेज कैपेसिटी, कॉस्ट पर बिट ऑफ ये सब। तो दोस्तों यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, टाइम काफ़ी हो चुका है, और आगे की जो क्लास है इस मैराथन क्लास की, आगे क्लास में कंटिन्यू करूँगा, और नेक्स्ट टाइम मैं इसको जहाँ तक पूरी फिनिश कर दूंगा या
2 पार्ट और इसके बनाऊंगा, मैराथन क्लास के 2 पार्ट शायद और बनेंगे, उसमें मैं कंप्लीट कर दूंगा। ये सीरीज अलग से चलेगी मैराथन वाली। और आपने देखा होगा वैसा तो जो मैराथन सीरीज बनाते हैं एक बार में 3 घंटे कंप्लीट कर देते हैं। मैं आपको भी मौका देता हूँ कि आप आधे घंटे में मैराथन क्लास को पढ़ सकते हैं टू द पॉइंट को। और जो डिटेल में पढ़ने वाली क्लास है उसको मैं अलग से भी सीरीज कंप्लीट कर रहा हूँ। दोनों की कंप्लीट होगी सीरीज, ठीक है। ये अगस्त में कंप्लीट हो जाएगी और सितंबर में एग्जाम से पहले पहले हम बिल्कुल सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज ही करेंगे। एमसीक्यूज का जो मैं बताऊंगा आपको, डेली एमसीक्यूज कराऊंगा 20 से 30 एमसीक्यू। कहने को तो 20 से 30 एमसीक्यूज होंगे, लेकिन वो 100 के बराबर होंगे दोस्तों, ठीक है, 100 के बराबर होंगे। तो सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने आपसे बोला है मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, अब लाइक करने के लिए भी नहीं बोलूंगा। पसंद आए तो कर देना, और पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनका भी फायदा हो जाए, आपका हो और दोस्त का भी हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, लगन से पढ़ते रहिए। लास्ट समझो ये लास्ट चांस है, क्योंकि एनआरए सीटी लागू हो चुका है। उसमें आप कैसे करेंगे आपको जानते ही हैं, उसकी भी मैं आप वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। ये एग्जाम से निपट लें, उसके बाद मैं एनआरए सीटी की वीडियो डालूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये लास्ट चांस समझो कि लास्ट चांस आपका गोल्डन है, इसको जैसे भी तैसे करना है कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।